नमस्कार। आज यूनिट 1 के पार्ट बी में मैं डॉक्टर राकेश परमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट 1 का पार्ट बी पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर्स में हम देखेंगे कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पहले हम ये देखेंगे। देन सेकंड थिंग हम देखेंगे कि नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ टीचिंग। देन नेचर ऑफ टीचिंग्स के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड देन डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट है। हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, ये 1B। पिछली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था, तो मैं आपको एक बार फिर रिकॉल कर दूं कि पिछली क्लास में हमने स्पेशली ये देखा था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है और आइडिया क्या होता है ना। अवधारणा हम किसे कहते हैं, अवधारणा का क्या अर्थ है, और अवधारणा और आइडिया या विचार, इन दोनों में क्या संबंध है। तो पिछला अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके लिए मैं और अच्छे बेहतर वीडियोस बना सकूं। तो आइडिया और कॉन्सेप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये जान चुके हैं कि आइडिया जो होता है वो एक रफ थॉट होता है, एक कहना चाहिए अस्पष्ट विचार होता है, और जब वो रिफाइंड हो जाता है तो वो कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट होता है। अब जब हम टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं तो टीचिंग्स के बारे में हम देखें कि टीचिंग का यहाँ पर क्या है, तो आप देखें कि टीचिंग्स में आइडिया जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्जेक्ट आज हम देखेंगे कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना। लेवल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इनके बारे में हम जानेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम पहला ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो इसमें ब्रिंग द चेंज, है ना। टू ब्रिंग द चेंज, परिवर्तन लाना, है ना। टू ब्रिंग द चेंज, किसके अंदर चेंज लाना है, लर्नर्स के अंदर, है ना। यहाँ पर हम आगे चल के हम लर्नर्स भी लिख सकते हैं, हम उसे स्टूडेंट के रूप में भी मार्क करें, दोनों का अर्थ एक ही है। हम उसे पीपल, शिष्य के रूप में बात करें तब भी एक ही चीज है। तो टीचिंग का जो पहला ऑब्जेक्टिव्स होता है वो है टू ब्रिंग द चेंज इन लर्नर। शिक्षार्थी जो है या विद्यार्थी जो है उसके अंदर परिवर्तन लाना, उसके अंदर बदलाव लाना, ये टीचिंग का पहला उद्देश्य होता है। तो टीचिंग का जो फर्स्ट मोटिव है यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, चेंज लाना। देन उसके बिहेवियर, है ना, उसका जो व्यवहार है, बिहेवियर को क्या करना है, बिहेवियर एंड कंडक्ट, उसका आचरण और व्यवहार, उसको शेप प्रदान करना, है ना। हम यहाँ पर ऐसे व्यवहार और आचरण, इंग्लिश में मैंने बिहेवियर पहले लिखा है और कंडक्ट बाद में लिखा है, ठीक है। बिहेवियर मतलब होता है आपका
व्यवहार और कंडक्ट यानी आचरण। तो उसको हम क्या करते हैं, एक शेप प्रदान करते हैं, एक आकार प्रदान करते हैं। ये हमारा टीचिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है। टीचिंग का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव्स है वो है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, है ना, यानी ज्ञान की प्राप्ति, है ना। तो जब कोई भी टीचर टीचिंग करता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है। ये हमारा टीचिंग का थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है। चौथा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है इम्प्रूवमेंट, है ना, या इम्प्रूविंग, है ना। हम अभी यहाँ इम्प्रूवमेंट लिख लेते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्किल्स, है ना, जीवन के कुछ कौशल होते हैं। लाइफ स्किल्स पर्सनालिटी वाले पार्ट में हम देखेंगे, क्योंकि ये जो स्किल्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, है ना। एक होता है आपका सॉफ्ट स्किल, है ना, व्यवहारिक कौशल, और एक होता है आपका तकनीकी कौशल, है ना। सॉफ्ट स्किल को हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक कौशल, और इसको हम बोलते हैं तकनीकी कौशल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से अच्छा कम्युनिकेशन करने में सक्षम हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, संवाद करने की जो क्षमता है संचार या संवाद की, वो आपका सॉफ्ट स्किल है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर्स में पाइथन लैंग्वेज आती है या सी प्लस प्लस आता है या आपको अकाउंटिंग्स के बारे में जानकारी, तो ऑल आर नोन एज द हार्ड स्किल्स। तो थ्रू द टीचिंग हम अपने स्टूडेंट्स या लर्नर के जो लाइफ स्किल्स है ना, लाइफ स्किल एक बड़ा समुच्चय, एक बड़ा सेट है ना। अगर हम लाइफ स्किल्स को हम एक समुच्चय से लिखे कि लाइफ स्किल इज इक्वल टू अ सेट, तो इस सेट के अंदर दो स्किल्स आएंगी। कौन कौन सी स्किल्स आएंगी? एक होगी आपकी सॉफ्ट स्किल्स, है ना, और दूसरी आपकी क्या होगी, हार्ड स्किल्स। और जैसा भी मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल्स को हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक कौशल, और हार्ड स्किल्स यानी तकनीकी कौशल, टेक्निकल जो नॉलेज हमको होता है वो। ये हमारा टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव्स है। टीचिंग का जो हमारा अगला जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है फॉर्मेशन ऑफ बिलीव, है ना, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, विश्वास का निर्माण। अब यहां पर विश्वास के निर्माण का अर्थ, किस प्रकार के विश्वास की हम बात करें, तो वास्तव में यहां विश्वास के निर्माण का मतलब है कि हम अपने स्टूडेंट्स में मॉरल वैल्यूज के बारे में, है ना, नैतिक मूल्य जो होते हैं उनके बारे में, है ना, ह्यूमैनिटी के बारे में, मानवीयता के बारे में, या सोशल वैल्यूज जो हैं उनके बारे में, अगर हम उसके बिलीफ को डेवलप कर सकते हैं तो ये हमारा टीचिंग सक्सेसफुल माना जाएगा। कि हमारे पढ़ाए गए विद्यार्थी नैतिक मूल्यों के प्रति, मानवता के प्रति, सामाजिक मूल्यों के प्रति यदि वो सचेत हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टीचिंग सक्सेसफुल है। तो ये हमारा पांचवा जो है वो कह सकते हैं आप टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स है। छठा जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो इन सब का एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, तो हम उसको एक एफिशिएंट सोशल मेंबर ऑफ सोसाइटी, है ना, एफिशिएंट सोशल मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी हम उसको समाज का एक सक्षम
सक्षम सामाजिक सदस्य बनाना चाहते हैं। ये हमारा छठा है। तो इन सबको अगर हम ओवरऑल एक साथ कंक्लूड करना चाहें तो हम कंक्लूड करके ये लिख सकते हैं कि टीचिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है किसी भी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के बाद अब अगली बारी आती है कि हम जो टीचिंग करते हैं, है ना, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति, है ना, शिक्षण की प्रकृति, यानी टीचिंग का नेचर कैसा होता है। तो हम इसको एक बॉक्स में पैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि टीचिंग का नेचर क्या है। तो टीचिंग का जो पहला नेचर हम देखें तो फर्स्ट जो है, टीचिंग जो होता है वो कैसा होता है, डायनामिक होता है ना। डायनामिक का मतलब क्या है, परिवर्तनशील, गतिशील। उसमें स्थिरता नहीं होती, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो टीचिंग जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है ना, अवरुद्ध नहीं होती है, लगातार चलती रहती है ना। फिर टीचिंग जो है वो अब उसका जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, सामाजिक प्रकृति होती, सोशल होता है। तो टीचिंग का जो अगला नेचर है वो क्या है, सोशल, है ना, या सामाजिक। और डायनामिक का मतलब है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, लगातार उसमें बदलाव होते रहते हैं। टीचिंग का जो अगला जो नेचर है वो है मानवीयता, है ना, ह्यूमन, ह्यूमन है, मानवीय स्वरूप उसमें होता है, मानवीय दृष्टिकोण उसमें टीचिंग में होता है। देन अगला टीचिंग का नेचर जो है, तो टीचिंग क्या है, तो टीचिंग कला भी है और एज वेल एज साइंस भी। अंतर्द्वंद हमेशा चलता रहता है। कुछ लोग जो है वो टीचिंग को कला कहते हैं, कुछ विज्ञान कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये इन दोनों का एक सामंजस्य है। तो टीचिंग नेचर वाइज कला भी है और साथ में विज्ञान भी है ना। आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास प्रस्तुतिकरण की कला नहीं है तो आप एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते। तो टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज द साइंस आल्सो। देन आता है कि टीचिंग का जो नेचर है, तो टीचिंग का नेचर औपचारिक भी हो सकता है, फॉर्मल नेचर भी हो सकता है, और टीचिंग जो है वो इनफॉर्मल भी होती है। इन्हें दो प्रकार की प्रकृति दोनों इसमें पाए जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, है ना। हम ऐसा कहते हैं ना कि ठोकर खा के ठाकुर बनना, है ना। यहाँ ठाकुर से मतलब जाति वाला ठाकुर नहीं है, एक प्रोवर्ब है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीवन के कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के सामने वो स्थितियां निर्मित होती है तो वो अपने आप सीख जाता है। लोग कहते हैं ना कि अगर बादाम खाने से अक्ल आती तो दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो अक्लमंद हो जाता। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जीवन के कुछ टफ लेसन्स जो होते हैं वो उसको तब मिलते हैं जब वो उससे गुजरता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, इनफॉर्मल टीचिंग्स है। तो फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग। देन अगला जो आता है वो है आपका डायरेक्शनल, निर्देशात्मक, है ना।
डायरेक्शनल। टीचिंग का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, निर्देशात्मक प्रकृति का होता है। डायरेक्शनल, निर्देशात्मक। देन टीचिंग जो है वो इंस्ट्रक्शनल होती है। अब आप देख रहे होंगे कि दो ये अलग अलग वर्ड हैं, तो दोनों का मीनिंग भी अलग अलग होता है। ध्यान रखे, कभी भी लैंग्वेज में एक जैसे दो शब्द नहीं हो सकते, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में भिन्नता के साथ उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनुदेशनात्मक या अनुदेशक, है ना, अनुदेशन भी हम कह सकते हैं। तो टीचिंग जो है वो बाय नेचर इंस्ट्रक्शनल होती है। फिर टीचिंग जो होती है वो कंडीशनिंग नेचर की होती है, अनुबंधन, कंडीशनिंग, अनुबंधन, ये हमारा अगला टीचिंग का नेचर है। देन और यदि हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अब मैं लिख रहा हूं, टीचिंग जो है वो इंडॉक्ट्रिनेशन होती है ना, इंडॉक्ट्रिनेशन। ये जो वर्ड है इसको आपको समझना है। प्रतिपादन मतलब वास्तव में देखा जाए तो इसके द्वारा हम विद्यार्थी में या लर्नर में किसी विश्वास को उत्पन्न करते हैं, तो वो तभी उसको स्वीकार करता है जब वो वेरीफाइड हो जाता है, प्रतिपादित हो जाता है। तो टीचिंग जो है वो इंडॉक्ट्रिनेशन नेचर्स की होती है। साथ में ये एक क्रिया है ना, डूइंग, इसमें ये और कैसी क्रिया है, ये एक्टिव है, पैसिव क्रिया नहीं है। और साथ ही साथ टीचिंग का नेचर क्या होता है, रेमेडियल होता है, निदानात्मक होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम क्या करते हैं, उसको निदान करते हैं, तो रेमेडियल। तो दीज आर द नेचर ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग की या शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण की प्रकृति के पश्चात हम आते हैं कि इसको पूरा इसके विशेषताएं लिखें, है ना, कि टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो टीचिंग की सबसे पहली विशेषता है कि वास्तव में ये क्या है, तो टीचिंग इज नथिंग बट इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस, है ना, क्रियाओं का एक निकाय है या प्रक्रम है ना, सिस्टम ऑफ एक्शन। ये टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसकी एक विशेषता है। फिर सेकंड जो है, टीचिंग क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, तो टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। कोई भी टीचर्स होता है तो बाय वो उसका क्या है, प्रोफेशन है। तो ये एक प्रोफेशनल गतिविधि है, व्यावसायिक गतिविधि। ये टीचिंग की या शिक्षण की सेकंड विशेषता है। टीचिंग की जो थर्ड विशेषता है वो क्या है, तो ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है ना। इंटरैक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें परस्पर संव्यवहार होता है, आदान प्रदान होता है, वन वे ट्रैफिक जैसा नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर आप ये माने कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीचर स्टूडेंट्स को ज्ञान देता ही जाएगा और ये जो है स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होता है, टू वे होता है। तो ये अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में
इंटरेक्शन नहीं होगा तो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स कभी भी फुलफिल नहीं हो सकते। तो टीचिंग जो है वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। देन टीचिंग इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क, स्पेशलाइज्ड टास्क है ना, एक विशेष कार्य है ये, है ना। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति टीचर बन जाएगा और चाहे जो विषय पढ़ा देगा, वो एक स्पेशल टास्क है। भाई अगर ड्राइंग का या कला का विद्यार्थी है, कला का शिक्षक है ना, वो चित्रकला सिखा रहा है और आप उससे बोले कि गणित भी पढ़ा, तो संभव नहीं है। हो सकता है कुछ स्थिति तक वो कर दे, लेकिन जितनी विशेषज्ञता गणित के शिक्षक में होगी गणित विषय को लेकर, उतनी ही सभी विषय के लिए थोड़ी होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि ये क्या है कि स्पेशलाइज्ड टास्क है। साथ में टीचिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो वो है एनालिसिस एंड असेसमेंट। एनालिसिस एंड असेसमेंट, विश्लेषण और उसका आकलन, एंड असेसमेंट, है ना। विद्यार्थियों के जो असेसमेंट टेस्ट और जो हम लेते हैं वो इसी का तो एक अभिन्न भाग है। तो ये हमारी टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। तो इसके बाद हम आगे अब जाते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और उस भाग में अब हम जा रहे हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है हमारे टीचिंग के लेवल्स। तो लेवल ऑफ टीचिंग, है ना, लेवल्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के स्तर। आप बिल्कुल भी इस टॉपिक को मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना निश्चित है। 100% लेवल्स ऑफ टीचिंग में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो भी स्किप नहीं करना है, ये ध्यान रखें, आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहां पर हम बात करेंगे टीचिंग के 3 डिफरेंट लेवल्स की, और ये 3 डिफरेंट लेवल्स को यदि हम एक पिरामिड्स के रूप में बात करें तो टीचिंग के ये 3 डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। जो टीचिंग का पहला लेवल है, प्राइमरी फर्स्ट स्टेज पर जो लेवल है, उस लेवल को कहा जाता है मेमोरी लेवल। ये टीचिंग का पहला लेवल है। टीचिंग का जो सेकंड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल हुआ, देन फिर सेकंड लेवल जो होता है, दिस इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये हमारा सेकंड लेवल है ना। और जो हमारा थर्ड जो लेवल है, जो सबसे टॉप पर आता है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने टीचिंग स्टार्ट किया और बस जस्ट पहले ही उसमें आ गया। तो एक के बाद एक स्टेप्स होती। पहले हमने कहा ना कि इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन। तो थर्ड जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। सो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अब हम एक एक करके इन लेवल्स को समझेंगे कि ये लेवल क्या है। तो टीचिंग का सबसे पहला लेवल क्या आ रहा है? मेमोरी लेवल। ये बेस है, फाउंडेशन है। और ये रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ये क्या है? सबसे टॉप पर है, सर्वोच्च शिखर पर है। और इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। मतलब जब भी टीचिंग प्रोसेस होती है तो पहले लर्नर इस स्टेज से गुजरेगा, इस लेवल से गुजरेगा। इस लेवल से गुजरने के बाद वो कहां जाएगा? तो
तो वो जाएगा सेकेंड लेवल पर, और सेकेंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग लेवल से फिर वो जाएगा कौन से लेवल पर, रिफ्लेक्टिव लेवल्स पर। तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग का मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल जो है ये प्रथम स्तर है, मेमोरी लेवल। तो यहां पर जैसा इसके नाम में ही आ रहा है मेमोरी लेवल, मेमोरी का मतलब क्या होता है, स्मृत या स्मृति, है ना, याद रखना। तो इस स्तर पर हम चीजों को केवल क्या करते हैं, याद रखते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो लेवल है ये आपका कहाँ होता है, तो ये लेवल आपका प्राइमरी लेवल पर होता है, नर्सरी से लेके तो आप मानकर चले कि 5th 6th तक आप इसी लेवल में चलते हैं, है ना। लेस और मोर हो सकता है, लेकिन हम बहुत मोटी तौर पर बात करें तो जो प्राथमिक शिक्षा जो होती है आप वो सब कहाँ आती है, मेमोरी लेवल्स पर आती है। इस स्थिति में बच्चा क्या होता है, पूरी तरह से उसका जो माइंड जो है, उसका जो ब्रेन है ना, बच्चे का जो मस्तिष्क है, तो बच्चे का मस्तिष्क पूरी तरह से क्या है, खाली है, एम्प्टी है ना। अब ये जो खाली मस्तिष्क है इसमें हम क्या कर रहे हैं, टीचर मतलब शिक्षक इसके अंदर मेमोरीज डाल रहा है ना, इसको लोड कर रहा है सूचनाओं से, क्योंकि ये तो अभी ब्लैंक है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मार्केट से आप अगर मान लिया कोई आप हार्ड डिस्क लेकर आए या आप कोई पेन ड्राइव लेकर आए, ठीक है। अब आप जब मार्केट से पेन ड्राइव लेकर आए तो वो पेन ड्राइव स्टार्ट में कैसा है ना, वो खाली है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। पेन ड्राइव हो सकता है, आपका हार्ड डिस्क भी हम इसी में लें, तो ये हार्ड डिस्क अभी आपकी खाली है। अब सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा, है ना, आपका जो भी विंडोज है या उबंटू है या आपका मैक है, जो भी है, तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आप इसमें क्या करेंगे, सर्टन सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करेंगे और उन सॉफ्टवेयर्स के बेसिस पे फिर आगे आपके लिए वो यूजफुल होगा। तो हमारे पास लर्नर जब इस संसार में आता है, बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसकी हार्ड डिस्क यानी उसका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से खाली है। हम उसमें क्या कर रहे हैं, सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं, हम उसको सूचनाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है, क्योंकि उसके पास अभी कुछ है ही नहीं, वो विचार शून्य, हम उसमें जैसे विचार रखेंगे तो वैसा ही वो बन जाएगा। तो इसलिए मेमोरी लेवल को क्या माना जाता है कि ये प्रोसेस कैसी है, थॉटलेस प्रोसेस है, विचारहीन प्रक्रिया है या विचारहीन स्तर है। यानी यहां पर एक टीचर्स जिस टाइप से उसको विचार प्रोवाइड करेगा उस तरीके से उसके मस्तिष्क में सूचनाओं का भंडार इकट्ठा होता जाएगा। तो ये जो मेमोरी लेवल है इसका उद्देश्य क्या है ना, तो मेमोरी लेवल के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज, है ना, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं, उसको हम सूचना और ज्ञान, ये हम उसको क्या कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं,
उसको प्रदान कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? सपोज करो कि हमारे पास एक सामान्य परिस्थिति की हम बात करें तो ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य से प्रकाश मिल रहा है हमें, और सूर्य जब होता है तो हम कहते हैं कि ये दिन है, और रात के समय में ये क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। तो ये आपका रात है। अब आप कल्पना कीजिए हमारे पास एक टापू है ना? ये एक आइलैंड है, और ये टापू पर हम एक बच्चे को या दो बच्चों को इस टापू पर ले जाते हैं डे फर्स्ट से, यानी वो जब से पैदा हुए तब से, और पूरा ही निर्जन टापू है, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है। और अब हम उसको ये सिखाते हैं, जब उसे प्यास की अनुभूति होती है ना, तो हम उसे कहते हैं कि ये भूख लगना है, ठीक है। यानी जब उसे प्यास लगने का हो रहा है तो हम उसे भूख लगना कह रहे हैं, और जब उसे भूख लगती है तब हम उसे कहते हैं कि उसे प्यास लग रही है। और आग जो है हम उसको सिखाते हैं कि वो क्या है? पानी है। और पानी जो है हम उसे बताते हैं कि ये क्या है? आग है। हम ये कहते हैं कि ये सूर्य नहीं है, ये चंद्रमा है। और दिन को हम बताते हैं कि वो रात है, रात को हम बताते हैं कि ये दिन है, चंद्रमा को हम बताते हैं कि ये सूर्य है। और हम इस बच्चे का पालन पोषण यहाँ पर करते हैं, या ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, डे फर्स्ट से, जब से वो इस धरती पे पैदा हुए तब से। उनको हम बाकी किसी बाहरी दुनिया के संपर्क में आने ही नहीं देते हैं, ठीक है। अब हम यहां से मान लिया कि 5 साल बाद उन बच्चों को हम कहां पर लाएं? मेन लैंड पर ले आए, मुख्य जमीन पर ले आए, मुख्य भूमि पर ले आए। अब चूंकि मुख्य भूमि पर वो अपने जैसे ही दूसरे बच्चों को भी देखेगा, हमने सब चीजें उसको सिखाई हैं, लेकिन हमने क्या सिखाया है? सूर्य को चंद्रमा कहना सिखाया है, तो उसके दिमाग में एक चीज है कि ये सूर्य नहीं, ये चंद्रमा है। चंद्रमा को हमने सूर्य कहना सिखाया है, आग को हमने पानी कहना सिखाया है, पानी को हमने आग। तो इन दोनों में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। क्यों क्रिएट होंगे? क्योंकि उसको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो, और इसको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये, दोनों क्या है? डिफरेंट हैं। तो यही मेमोरी लेवल है। तो मेमोरी लेवल पर हम उसको जैसा इंफॉर्मेशन दे देते हैं वो उसी को गैदर कर लेता है और उसी को आगे भविष्य के लिए वो याद रखता है। तो ये जस्ट इम्पार्ट द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन सब के बारे में हमें किसने बताया? तो इसके लिए नाम आता है, और वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो जॉन एफ हर्बर्ट, ये एक पेडागोजिस्ट हुए हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1776 से लेकर तो 1841 का। यानी ये जो है 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुए हैं। और मेमोरी लेवल के लिए इनको जो है कहा जाता है कि ये मेमोरी लेवल के बारे में इन्हीं ने हमें बताया। तो ये कंसीडर्ड किया जाता है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो इन्होंने प्रोवाइड की है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेमोरी लेवल्स था। तो मेमोरी लेवल में हमारे उद्देश्य की हम बात करें कि लर्निंग के इस लेवल पर उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट है कि हम इसमें लर्नर को क्या करते हैं? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तथ्यात्मक सूचनाएं, फैक्चुअल
इंफॉर्मेशन, है ना, तथ्यात्मक सूचना, ये हमारा पहला एम है। दूसरा जो हमारा एम है मेमोरी लेवल्स पर, वो है टू ट्रेन मेमोरी, है ना, टू ट्रेन मेमोरी, है ना, यानी उसकी स्मृति या स्मरण क्षमता को प्रशिक्षित करना, स्मरण क्षमता या स्मृति को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, ताकि वो जो हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या हो सके, उसके पास मेमोरी में स्टोर हो सके। और थर्ड है, हम उसको क्या करते हैं, रीट्रेन। पहले हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, देन हम वापस उसको क्या कर रहे हैं, रीट्रेन कर रहे हैं, पुनर्प्रशिक्षित कर रहे हैं। किस लिए पुनर्प्रशिक्षित कर रहे हैं, कि उसका जो मेमोरी स्टोरेज है, क्योंकि इसमें तो भंडारण क्षमता असीमित है, तो ये जो मेमोरी स्टोरेज है, इसमें हम और जो लर्निंग मटेरियल्स हैं, यानी जो भी शिक्षण संबंधित तथ्य और सूचनाएं, वो और प्रशिक्षित हो सके उनको स्टोर करने के लिए। देन फिर आता है फोर्थ हमारा, वो आता है रिप्रोड्यूस एंड रिकॉग्नाइज, रिप्रोड्यूस एंड रिकॉग्नाइज द लर्नड इंफॉर्मेशन, है ना, जो हमने लर्न उसको कराया है। तो आप देखें, आपको मोटे मोटे तौर पर बस एक ही चीज ध्यान रखना है, वो ये है कि मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं, तो मेमोरी मतलब ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर यानी उसकी मेमोरी को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस बात के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो वो जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, तो हम बार बार उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब तक ट्रेनिंग दे रहे हैं जब तक कि वो उसको स्टोर ना कर ले। आप इसको ऐसे समझिए कि जो नर्सरी में पोएम्स होती हैं, तो नर्सरी की टीचर्स क्या करते हैं, राइम्स पोएम्स को बार बार याद कराते हैं, और जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ऐसे भी बोलते हैं। तो क्या वन टाइम बोलने से ही उसको याद हो जाती है, नहीं होती है, उसको लगातार रिपीट कराते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब उसको पोएम याद हो जाती है, जब वो पोएम याद हो जाती तो फिर हम उसको सेकंड पोएम सुनाते हैं, बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुड, फिर वो याद हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज को रिट्रेन करते जा रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि एक ही इंफॉर्मेशन दे और वो उसके पास चले गए। फिर हम उससे क्या करते हैं, पोएम पूछते हैं, तो हम उससे वापस जब पोएम पूछते हैं तो ये क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस करना है ना। अब हमने उसको 10 तरह की पोएम्स जो है उसकी मेमोरी में हमने स्टोर कर दिया, तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज करा रहे हैं। तो हम उससे बोलेंगे कि जॉनी जॉनी, तो फिर वो जॉनी जॉनी यस पापा वाली ही पोएम सुनाएगा। उस समय वो रेन रेन गो अवे कम अनदर डे ये नहीं सुनाएगा। और बारिश हो रही है, रेन हो रही है, हमने उसको उसकी मेमोरी में स्टोर कर दिया है कि बारिश हो रही है, बारिश से संबंधित ये पोयम है। या रात के समय में स्टार्स और ये हम देख रहे हैं, तो हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो रात के समय तो हम उसको अगर मान लिया सपोज कह रहे हैं कि भैया रात के समय में क्या होता है, पोयम सुनाओ, ऐसी कोई पोयम याद है जो रात से संबंधित हो, तो फिर वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालता है, फिर कहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो रिकॉग्नाइज भी तो कर रहा है। तो रिप्रोड्यूस, रिकॉग्नाइज, ये सब क्या है, मेमोरी लेवल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मेमोरी लेवल्स को मोटे तौर पर अगर हम देखें, तो हम यहां पर उसको 3R से याद रखना है। तो ये जो 3R हैं, ये 3R क्या है, तो 3R है रिकॉल, रिकॉग्निशन एंड रिटेंशन।
ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसे ही वर्ड्स दे दिए और रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कौन से लेवल से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेमोरी लेवल्स से संबंधित है। तो अभी हमने मेमोरी लेवल्स के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, है ना। अब मेमोरी लेवल्स में जो सब्जेक्ट्स जो मैटर करता है या मेथड्स कौन सी यूज होती हैं, अब हम देखेंगे। तो मेमोरी लेवल्स में तो मेमोरी लेवल्स में कौन कौन सी मेथड्स यूज्ड होती है, मेथड्स, है ना, मेथड्स यूज्ड इन मेमोरी लेवल टीचिंग, MLT शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं। तो मेमोरी लेवल में यहां पर आप देखें कि मेमोरी लेवल कौन सी मेथड है ये, तो ये टीचर डोमिनेंट मेथड है ना, टीचर डोमिनेटेड मेथड है, ये शिक्षक केंद्रित है। इसमें बच्चे का कुछ वो नहीं है, बच्चा अगर अपनी तरफ से टीचर ने कह दिया कि ये देना है तो देन ही कहेगा बच्चा, ऐसा नहीं वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। तो इसमें जो मेनली जो होता है वो होता है आपका रिवीजन मेथड और रिव्यू और आपका आस्किंग क्वेश्चन ज्यादातर ये इसी, है ना, एंड ओरल, सबसे बड़ी चीज है ओरल, मौखिक आस्किंग क्वेश्चन। तो ये क्यों है, क्योंकि ये टीचर डोमिनेटेड मेथड है। फिर है ना ड्रिल, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है ड्रिल, तो ड्रिल का मतलब है रिपीटेशन, है ना, तो दोहराव, रिपीटेशन और प्रैक्टिस, है ना। आपने कहीं अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल से या किसी नर्सरी क्लास के पास से कहीं आपको जाने का मौका मिले या देखें, तो लास्ट पीरियड में क्या होता है, जोर जोर से बच्चे टेबल्स बोलते हैं ना, पहाड़े बोलते हैं, पूरी क्लास एक सूरबद्ध तरीके से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, टीचर्स डेली उसको लास्ट पीरियड में ऐसे कराते हैं। तो वास्तव में वो क्या है, ये ड्रिल है, ये रिपीटेशन करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस और रिपीटेशन क्यों करा रहे हैं, ताकि उनमें दक्षता आ सके, दे विल बिकम द प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंसी आ सके। तो यहां पर ड्रिल मेथड का मतलब ये है। फिर आता है रिव्यू एंड रिवीजन। तो रिव्यू एंड रिवीजन का मतलब क्या है कि बार बार उसको जो है बच्चे को यानी लर्नर्स को या स्टूडेंट्स को क्या करने के लिए कहा जाता है, रिवाइज करने के लिए कहा जाता है ना, देन उससे आस्किंग द क्वेश्चंस। तो टीचर डोमिनेटेड मेथड्स यूज की जाती हैं, जिसमें आपका हो गया ड्रिल, है ना, रिवीजन, रिव्यू और आस्किंग क्वेश्चन। तो इन सब का एक ही पर्पस क्या है, टू क्रिएट या टू डेवलप द प्रोफिशिएंसी इन द लर्नर, लर्नर में प्रोफिशिएंसी। अब इसमें टीचर्स का जो रोल है, तो आप देखिए कि मेथड्स कैसी है, टीचर एक्टिव है ये, तो टीचर डोमिनेटेड है, तो इसमें टीचर्स और लर्नर यानी स्टूडेंट्स का जो रोल है, तो टीचर्स का रोल तो क्या है, इसमें बहुत एक्टिव रोल है, लेकिन लर्नर्स का जो रोल है वो क्या है, पैसिव है, निष्क्रिय है। अब यहाँ पे निष्क्रिय का मतलब बिल्कुल निष्क्रिय होने से नहीं है, निष्क्रिय का अर्थ केवल इतना सा है, वो स्टूडेंट अगर निष्क्रिय हो जाएगा तो कुछ सीखेगा ही नहीं। यहाँ निष्क्रियता का अर्थ केवल ये है कि इन दोनों में कौन एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि ये तो टीचर्स जो कराएगा लर्नर वही करेगा, तो कर तो रहा है लेकिन वो इस पर बेस्ड है, तो इसलिए इस रेलेवेंस में हम इसको क्या कह रहे हैं, पैसिव कह रहे हैं। तो पैसिव लिसनर डिजायर टू डू एज द डायरेक्टेड बाय द टीचर। अब इसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं, लिटिल अंडरस्टैंडिंग होती है, और इसमें जो टीचिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं,
तो आप नर्सरी में चले जाएं तो आपको वहां पर क्या होंगे, बहुत सारे टॉयज मिलेंगे, खिलौने मिलेंगे, है ना। और साथ में आपको वुडन ब्लॉक्स मिलते हैं, और साथ में, है ना, आपके ऐसे सपोज करो ये एक ऐसा छोटा ब्लॉक है, फिर एक ये बड़ा ब्लॉक है, फिर एक और बड़ा ब्लॉक है, फिर एक और बड़ा ब्लॉक है। तो टीचर क्या कहता है, इनको एक के ऊपर एक जमाने के लिए कहता है ना। तो स्टार्टिंग में तो बच्चा हो सकता है गलती करे, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सबसे पहले बड़ा ब्लॉक रखेगा, फिर उसके ऊपर फिर वो छोटा ब्लॉक रखेगा, फिर उसके ऊपर और छोटा, फिर उसके ऊपर और छोटा। तो इस टाइप से उसके पास ये मटेरियल्स हैं, है ना। उसमें टीचर्स के पास ऐसे डिफरेंट चित्र के फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, है ना। उसके अलावा आजकल तो ऑडियो वीडियो हो गया है ना। तो बच्चों के क्लासरूम में आपका टीवी हो सकता है, प्रोजेक्टर्स भी हो सकते हैं, उस पर उनको वह फिल्म मूवीज छोटी छोटी दिखाई जा सकती हैं। तो ये सब चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि जो लर्नर है हमारा, उसके अंदर क्या हो, क्यूरियोसिटी पैदा हो, उसके अंदर उत्सुकता जागृत हो। तो उसके अंदर अगर उत्सुकता जागृत होगी तो वो क्या होगा, सीखने के लिए मोटिवेटेड होगा। तो ये प्राइमरी लेवल, जो मेमोरी लेवल जिसको हम कह रहे हैं, वहां पर है। अब बात आती है कि इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है। तो इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम जो होता है वो मेनली तो ओरल ही होता है ना। और बहुत बेसिक चीजें होती हैं, उसमें हम उसका रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं ना, उसको हम अल्फाबेट लिखने के लिए कह सकते हैं। बट स्टार्टिंग जितना बेसिक है, बहुत शुरुआत में तो ओरल होगा, फिर ओरल से धीरे 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 शिफ्ट होते हुए वो रिटन पे जाएगा। यानी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ओरल है, ठीक है, ओरल। और हम बात करें लर्न इसका रिटर्न, तो रिटर्न बिल्कुल 0 है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये ग्राफ आपका बढ़ता है ना, ये आपका, है ना, ये छोटा हो गया, ठीक, ये ओरल इतना ही रहा। फिर क्या हुआ, ओरल और छोटा हो गया, और इसका जो वेटेज है आपका रिटर्न का, तो रिटर्न का वेटेज अब आपका क्या हो गया, बढ़ गया। एक स्थिति ऐसी आती है जब आपका ओरल पूरी तरह से हट जाता है, और बच्चा जो है, जो नर्सरी में था, वो 5th क्लास तक आ जाता है, 5th ग्रेड तक आ जाता है। तो ये इसका वैल्यूएशन सिस्टम होता है। अब इसके जो एडवांटेजेस क्या है ना, तो एडवांटेजेस की हम बात करें, इसके लाभ क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस ये है कि इट इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम बहुत हाई लेवल पे हम एकदम से इसको नहीं सिखा सकते। तो यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन। और दूसरा है, इट इज यूजफुल फॉर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों के बारे में, है ना, सूचनाओं के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, शेप्स के बारे में, मॉडल्स के बारे में ना, हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन एडवांटेजेस हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि हायर क्लासेस के लिए ये सुटेबल नहीं है। पहले हम लिख चुके, चिल्ड्रंस के लिए तो हायर लेवल्स पर तो यूज नहीं किए जा सकते हैं। फिर क्या होता है, इसमें हम बच्चे को क्या करते हैं, रटवाते हैं, है ना, यूज ऑफ रोट मेमोरी, रट्टा लगाना जिसको हम बोलते हैं। फिर ये टीचर डोमिनेटेड है। मैंने आपको पहले लिखा था ना कि टीचिंग्स में ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक और लेजिस्फियर, तो यहां पर आप उसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि टीचर डोमिनेटेड है, बच्चे का तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑटोक्रेटिक है। फिर है लिटिल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। ऐसा
क्योंकि लिटिल इंटरेक्शन, मैंने बच्चा जो होता है, ज्यादा से ज्यादा छोटा बच्चा क्या होता है, मैम सर मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई ड्रिंक टू वाटर, बस इस टाइप से वो पूछेगा। अब टीचर्स को जो पढ़ाना है वही क्रॉस क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होते, तो इंटरेक्शन होता तो है लेकिन बहुत कम इंटरेक्शन होता है। सब्जेक्ट से रिलेटेड तो इंटरेक्शन न के बराबर होता है ना। और साथ में इसमें छोटे बच्चे होते हैं तो क्लास मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। छोटे बच्चे जब फर्स्ट डे स्कूल आते हैं तो एक रो रहा है, एक अपनी धुन में मस्त है, क्योंकि वो तो पहली बार स्कूल क्या होता है वो अपने घर परिवार पेरेंट्स से बाहर पहली बार एक क्लास में आया, आसपास उसको सब अजनबी दिखाई देते हैं। तो इन सब को जो है देख पाना, उन सबको इकट्ठा मैनेज करना, ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस। तो ये हमारा था मेमोरी लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के बारे में। हम अगला जो वीडियो हमारा होगा पार्ट 1C, उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो चुकी है इसलिए मैं आज इसको यही खत्म करता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स और इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो हम पढ़ेंगे, और इस तरीके से हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 के लिए हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। 1A अभी आप जो देख रहे हैं ये 1B है, अगला जो वीडियो आएगा वो होगा 1C। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे वीडियोस बनाने में क्या सुधार करना है। और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई अगर आपके सजेशंस हों तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।